बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, DGISPR जनरल अहमद शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे भूचाल बर्पा कर दिया। अब मैं ये जुमला तो नहीं कहूँगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चीखें निकलवा दी, दौड़ें निकलवा दी, लेकिन बहरहाल कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद की। हमारे कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही गई जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। अब कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने की, जनरल कमर जवेद बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात जो है वो चल निकली है। अब तहरीक इंसाफ जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हदफ़े तनकीद बना रही है और जो हमारे सहाफ़ी साथी, सीनियर साथी या हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये फ़लाँ बातें DGISPR को नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन एक बारीक सा नाज़रीन नुक्ता है, उस बारीक नुक्ते को हम भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब के एहतजाज करना किसी भी शहरी का आईनी बुनियादी हक है, यानी फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को एहतजाज का ये हक देता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात अहमद शरीफ साहब ने की, DGISPR ने, कि सियासी दहशत गर्दी की गई एहतजाज की आड़ में, एहतजाज के बुनियादी हक की आड़ में। अब यहाँ पर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ वाले, जो मैंने कहा कि हम एक बुनियादी जो बारीक चीज़ है उसको फरामोश कर देते हैं, ये अपने तीरों का या निश्तरों का जो रुख है तहरीक इंसाफ ने DGISPR की तरफ किया है, हम हक़ाइक़ पे बात कर लेते हैं कि बजाय इसके तहरीक इंसाफ इस बात पर बरहम होने की बजाय, ववेला या गुस्सा करने के बजाय अपनी सफ़ों में अगर मुल्ज़म तलाश करे तो तहरीक इंसाफ को मुल्ज़म मिल जाएंगे कि DGISPR को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि सियासी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं एक और फैक्चुअली चीज़ आपके सामने रख दूं कि जब ये 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल इमरान खान साहब ने दी, उस कॉल के बाद जो वज़ीर आज़म हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों या कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे मुतल्लिका, और सूबाई वज़रा आला मौजूद थे। उस एपेक्स कमेटी के इजलास में ये वाज़े तौर पे कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि इंतशार और एहतजाज में फ़र्क है। तो कल जो बात की DGISPR ने कि सियासी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उन्होंने खुद से कोई बात नहीं की। आपने टारगेट करना तो फिर आर्मी चीफ को करें, आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब को करें। लेकिन अगर आपने कल्प्रिट तलाश करना है कि क्यों ये बात कही गई, चाहे आर्मी चीफ की तरफ से कही गई, चाहे DGISPR की तरफ से कही गई, तो तहरीक इंसाफ को जो कल्प्रिट है, जो जिम्मेदार हैं, जो मुल्ज़म हैं, वो अपनी सफ़ों में मिलेंगे। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम सिर्फ 24 नवंबर के फाइनल कॉल, एहतजाज की फाइनल कॉल पे बात कर लेते हैं कि ये काफ़िला शुरू करने से पहले, ये कारवां पेशावर से निकलने से पहले क्या तहरीक इंसाफ ने बयानात नहीं दिए, डू और डाई, हम कफन बांध के निकलेंगे, हम सरकारी मशीनरी लेके निकलेंगे, और सरकारी मशीनरी लेके निकले भी। अल जहाद ग्रुप के नाम से एक उसमें अलग से ग्रुप बनाया गया, काफ़िले के, मुझे काफ़िले के सबसे आगे चलेगा, अल जहाद के नाम से, ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं तो इसी नाम से बनाया गया था। और हम अगर इस्लामाबाद से वापस नहीं आते, हमारे पीछे जनाजे पढ़वा दिए जाएं। क्या ये जो बयानात तहरीक इंसाफ के, मैं नाम किसी का नहीं लिया, आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, ये जो इस तरीके के बयानात दिए गए, इश्तियाल अंगेज़ी की गई, लोगों के जहनों में उनको आलूदा किया गया कि किसने दिए।
آپ اگر صرف احتجاج کے مقصد سے آتے کہ ہم اپنا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس قسم کے آپ بیانات کہ جس سے اشتعال پھیلے کہ مریں گے، مار دیں گے، ڈو اینڈ ڈائی والا ہمارا احتجاج ہے، باقاعدہ خبریں چھپی، آپ لوگوں کے بیانات آئے، لیکن آپ نے یہ بیانات دیے تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ ان کو حذف تنقید بنائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بنائیں یا کسی اور کو نشانہ بنائیں، اپنی صفوں میں ملزم تلاش کریں کہ آپ نے اس قسم کے بیانات کیوں دیے۔ یہ بیانات ہی آپ کے گلے پڑے ہیں، یہ بیانات ہی پاکستان تحریک انصاف کو مہنگے پڑے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نامناسب تھا۔ اب جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب صاحب، ان کی بات بھی مختصر سی کر لیتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ مطلب جو سوال اٹھائے گئے 5 ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ وہ کون تھا، کس کا فیصلہ تھا کہ طالبان کو ری سیٹل کیا جائے، تو اس پہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ مذاکرات طالبان کے ساتھ کرنے کی پہل جنرل باجوہ نے کی تھی، اور سابق صدر عارف الوی صاحب ان سے ایک سوال ہوا ایک موقع پہ کہ کیا جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ جس بھی فوجی جنرل نے سیاست کی ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، انٹرفیرنس کی ہے، سب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یعنی اب تحریک انصاف کورٹ مارشل کی بات کر رہی ہے، اور یہ ملبہ کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا افغانستان کے ساتھ طالبان کو ری سیٹل کرنے کا، یہ ملبہ جنرل باجوہ پہ گرا دیا گیا۔ اب ناظرین، فیکٹس پہ آنے سے پہلے، اس معاملے پہ فیکٹ پہ آنے سے پہلے ہم ایک لمحے کے لیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر ایوب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہل جو ہے جنرل باجوہ نے کی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی پالیسی کو لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، تو پھر عمران خان صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے، تو عمران خان پھر آج اس پالیسی پہ کیوں کڑے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا، لیکن آج عمران خان پھر وہ بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ افغان پالیسی پاکستان کی غلط ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھی، اگر جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا تو عمران خان صاحب کی اپنی سہ بھی اس میں شامل تھی۔ لیکن آج اگر حقائق کی ہم بات کریں، حقائق کی اگر ہم بات کریں تو جب سے عمران خان صاحب یہ افغان جنگ اور فرار باقی معاملات جو تھے 9/11، عمران خان صاحب کا کنسسٹنٹ ایک ویو رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ یہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا کنسسٹنٹ مستقل ایک پوائنٹ آف ویو موقف رہا ہے۔ ورنہ عمران خان صاحب کو طالبان کیوں کہا جاتا تھا کہ یہ طالبان خان ہے، کیوں کہا جاتا تھا؟ اسی وجہ سے کہا جاتا تھا، ان کے موقف کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ چلیں ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے، جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ جب فیض حمید صاحب، وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی افغانستان میں چائے کے سپ لیتے ہوئے، میرے ایک ذہن میں اور بات بھی آ گئی کہ جب فال آف کابل ہوا تھا تو کس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ کس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ عمران خان نے دیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں پھینک دی ہیں، عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ اور پھر اسامہ بن لادن، عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے ان کو شہید کہا۔ اب دہشت گرد تھے یہ تو عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں کیا موقف تھا عمران خان کا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چلیں اس چیز کو بھی ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا کہا، کیا نہیں کہا۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے چینج کیا تو عمران خان صاحب نے ان کے جو اختلافات بنے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے آپ ولاگز نکال کے دیکھیں، خان صاحب کے بیانات نکال کے دیکھیں، خان صاحب کی تقریریں نکال کے دیکھیں، خان صاحب کے اور رسمی غیر رسمی گفتگو والے
इंटरेक्शन निकाल के देखें, इमरान खान साहब कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद असासा है, और जनरल फैज़ हमीद को मैं DGISI के अहदे पे इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि अफ़गानिस्तान पे उसका बड़ा रिसर्च था, उसका बड़ा ग्रिप था। अगर उनका फैसला था जनरल बाजवा का, जनरल बाजवा फिर क्यों चेंज कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद को? और फिर अगर जनरल बाजवा मुज़ाकरात करने में पहल थे तो जनरल बाजवा ने तो हटा दिया था फैज़ हमीद को DGISI के अहदे से। कौन इंसिस्ट कर रहा था अफगानिस्तान के मामले पे? जनरल फैज़ को DGISI बरकरार रखने के हवाले से इमरान खान साहब इंसिस्ट कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरे फैक्ट्स निकाल के देखें, हिस्ट्री से पिछले 10-15 साल के इमरान खान साहब के बयानात निकाल के देखें, तो ये इमरान खान साहब की ज़िद कह लें, इमरान खान साहब की बसीरत कह लें, इमरान खान साहब की सोच कह लें, गलत थी सही थी, इस बहस में जाए बगैर इमरान खान साहब यही चाहते थे जो इमरान खान साहब ने 2021 में किया। अब यहाँ पर हमारे जो साथी दोस्त सवाल करते हैं कि इसमें तो जनरल बाजवा भी शामिल होंगे, जनरल कमर जवेद बाजवा भी शामिल होंगे, तो ये हक़ाइक़ मैंने सामने रख दिए हैं। इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये फ़ैसला इमरान खान साहब का था, ये पॉलिसी इमरान खान साहब की थी। फ़ैसला हमेशा हुकूमत का होता है, फ़ैसला हमेशा हुकूमत का होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फ़ौज ने करनी होती है। तो इमरान खान साहब फ़ैसला ले चुके थे, इमरान खान साहब उस फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। खान साहब के पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, खान साहब के बयानात निकाल के देखेंगे, तो फिर खान साहब जो कह देते हैं, खान साहब उससे पीछे नहीं हटते। तो जनरल बाजवा पे, जनरल फैज़ हमीद पे आप मलबा कैसे डालेंगे इस मामले का? अब नाज़रीन, PTI कहती है कि जनरल बाजवा ने किया, जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करें जी। अब नाज़रीन, जनरल बाजवा के जो कोर्ट मार्शल की बात हो रही है, न जाने कोर्ट मार्शल का फैसला होता है नहीं होता, लेकिन एक चीज़ तो जो वाज़े नाज़रीन नज़र आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो लीगल टीम है उसने ये कहा है ज़ाहिद गशकोरी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि जनरल फैज़ हमीद डिफेंस विटनेस के तौर पे जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, उनका बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं। अब जनरल फैज़ किस केस में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं? 9 मई का जो मामला है वो तो पोस्ट रिटायरमेंट का है। 9 मई 2023 जनरल फैज़ साहब भी रिटायर हो चुके थे, जनरल बाजवा भी रिटायर हो चुके थे, और उस पर अभी तफ्तीश चल रही है, अभी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। तो किस केस में, क्योंकि 2 केस हैं जनरल बाजवा अपने फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के, एक पोस्ट रिटायरमेंट का है, एक टॉप सिटी का है। पोस्ट रिटायरमेंट वाला तो सियासी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना, इन्वॉल्व होना, ये इल्ज़ाम है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो लीगल टीम है, मियां इशफाक अली गालिबन उसको लीड कर रहे हैं, ये शायद टॉप सिटी केस में जो कुछ हुआ उस प्रोसीडिंग में, उस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में शायद जनरल फैज़ हमीद जो है जनरल बाजवा को डिफेंस विटनेस के तौर पे बुलाना चाहते हैं। अब आते हैं नहीं आते, लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक DGISPR के ऊपर हत्फ़े तनकीद, उनको टारगेट, उनको निशाना बना रही है, लेकिन एक चीज़ का एतराफ़ किया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो थी इमरान खान साहब की ताकत का एतराफ़ कि इमरान खान के पास सोशल मीडिया की ताकत मौजूद है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है, जो कल बात कही, जो एक चैलेंज दिया DGISPR ने कि ये गज़ा और कश्मीर के ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। सवाल नाज़रीन ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर बयानात चल रहे हैं, जो बाहर से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जिक्र किया कि इमरान खान तो बहाना है, पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम निशाना है। तो ये ताकत जो सोशल मीडिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, यहाँ पर क्या रियासत के पास मौका नहीं था कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें कि ये क्या हो रहा है? आलमी ताकतें, बैरूनी ताकतें क्यों पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का नाम लेके इंटरफेरेंस करना चाहती हैं? कोई बयानिया रियासत नहीं बना सकी। जहाँ इमरान खान साहब की ताकत का एतराफ़ किया गया, वहाँ पर शायद
इस बात का एतराफ़ भी किया गया कि पैरेलल जो कि हकीकत में मबनी बयानिया हो सकता था, फैक्ट्स में मबनी बयानिया हो सकता था, रियासत वो बनाने में नाकाम रही। लेकिन नाज़रीन, बेशक रियासत नाकाम हुई, मौका गंवा दिया एक बयानिया बनाने का, लेकिन ख़तरा अभी भी मौजूद है। और इस ख़तरे की निशानदही, यानी ख़तरा टला नहीं, इस ख़तरे की निशानदही आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में की है। उनके कॉलम के चंद सतरें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये बड़ा तख़य्युलाती किस्म का कॉलम है सुहेल वड़ाई साहब का। लिखते हैं कि आजकल, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, लिखते हैं कि आजकल हाथी और बंदरों का काबिज़ गिरोह, बंदरों के एक मुखालिफ गिरोह के खिलाफ मुसलसल बरसरे पेकार है। यहाँ पे हाथी शायद वड़ाई साहब फ़ौज को कह रहे हैं, शायद नहीं, फ़ौज को ही कह रहे हैं, और बंदरों का काबिज़ गिरोह ये हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कह रहे हैं। और बंदरों के एक मुखालिफ गिरोह के खिलाफ मुसलसल, यानी हाथी और बंदरों का काबिज़ गिरोह जो है मुसलसल बरसरे पेकार है। यहाँ पे इमरान खान की बात की गई है। आगे वो ये लिखते हैं कि बंदरों का मुखालिफ गिरोह, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, सियासी गुमराही का शिकार है, परेशान है, खौफजदा है, मायूस है। अब दुनिया के सबसे बड़े जंगल से कुमक का मुंतज़िर है। दुनिया के सबसे बड़ा जंगल अमेरिका की यहाँ पे बात की गई। आगे वो लिखते हैं कि इनका ख्याल है कि वहाँ के बंदर और हाथी मिल के इस जंगल पे दबाव डालेंगे, यानी अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालेगा और जेल में मौजूद कैदी रिहा हो जाएंगे। ये हरबा इतना आसान नहीं है। बैरूनी हाथी पोरस के हाथी होते हैं, वो सिर्फ मुखालिफ हाथियों से लड़ते नहीं, वो बंदरों को भी निशाना बनाते हैं। आगे वो लिखते हैं सुहेल वड़ाई साहब कि तज़ा दस्तानी जंगल, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफ़गानी, शामी, लीबियाई, ईरानी जंगलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तज़ा दस्तानी जंगल के हथियार असासे बहुत तगड़े हैं। दुनिया भर के 200 जंगलों में से सिर्फ 8 जंगल ऐसे हैं जिनके पास ये हथियार मौजूद हैं, जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। आगे नाज़रीन लिखें, यहाँ पर एक ख़तरे की निशानदेही की है सुहेल वड़ाई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। वो ये लिखते हैं कि तज़ा दस्तानी जंगल माशी तौर पे कमज़ोर है, दूसरे जंगलों से उधार लेता है, आजकल दबाव में है, मगर ताकतवर हाथी दो तरफा हिकमत अमली बना चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। दबाव आया, यानी वो जो सुपर जंगल है, सुपर जंगल की बात की गई, किसकी बात हो रही थी, वहाँ से दुनिया के सबसे बड़े जंगल की। अच्छा, तो दुनिया से सबसे बड़े जंगल की जो बात यहाँ पे हो रही है कि आजकल दबाव में है, मगर ताकतवर हाथी दो तरफा हिकमत अमली बना चुके हैं कि दबाव आया तो पहले लचक दिखानी है और फिर अड़ जाना है और डट जाना है। मगर साथ ही साथ सुपर जंगल के नए ट्रम्पो बंदर से भी रास्ते खोलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सुपर जंगल के हाथियों और तज़ादास्तानी जंगल के हाथियों का आपस में 75 साल का गहरा वास्ता और राब्ता है। सुपर जंगल के हाथी तज़ादिस्तान के हाथियों से हमदर्दी रखते हैं, वो भी ट्रम्पों को समझाएंगे। तज़ादस्तानी बंदरों का ज़ेर अताब गिरोह आजकल बहुत खुश है। ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से लाइन शुरू होती है और ख़तरे की घंटी या ख़तरे की निशानदेही यहाँ पे की गई है, जिसमें कहा गया है कि तज़ादस्तानी जंगल में शोहरत और मकबूलियत को तज़ादस्तानी बंदरों का ज़ेर अताब गिरोह आजकल बहुत खुश है, मगर मकबूल बंदरों को ट्रम्पो और सुपर जंगल से इमदाद आई, यानी अगर बाहर से तहरीक इंसाफ के लिए इमदाद आई तो ये इनकी तज़ादस्तानी जंगल में शोहरत और मकबूलियत को नुकसान होगा, यानी तहरीक इंसाफ की शोहरत और मकबूलियत को नुकसान होगा। वही सुपर जंगल और ट्रम्पो बंदर जो हैं शाम, लीबिया, इराक, फ़लस्तीन और ईरान में जो कुछ कर रहे हैं, तज़ादस्तानी अवाम वो खवास इससे सख्त नाराज़ हैं। पाकिस्तान की अवाम जो कुछ लीबिया में हो रहा है, जो कुछ इराक, शाम, फ़लस्तीन, ईरान में हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम उस पर नाराज़ हैं। ज़ेर अताब गिरोह को ट्रम्पो बंदर के साथ इत्तेहाद बहुत महंगा पड़ सकता है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ज़ेर अताब गिरोह मकबूल तो है, मगर हमदर्दी रखने वालों पर अपनी गिरफ्त कम कर चुका है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आज से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।